आयुर्वेद, मर्म और योग ये प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियां हैं जो भारतीय वेद पुराणों में जिसका उल्लेख है। और इन चिकित्सा पद्धतियों का इतना प्रभाव है कि पूरा पश्चिम आज इनके पीछे दौड़ रहा है। लेकिन भारत की मौलिक चिकित्सा पद्धति होने के बावजूद हम इसको आज भी दोयम दर्जे का मानते हैं और एलोपैथ के पीछे भागते हैं। हम आयुर्वेद और मर्म पर एक सीरीज़ करने जा रहे हैं जिसमें हम बताएंगे कि आयुर्वेदिक चिकित्सा कितनी महत्वपूर्ण है, प्रकृति के कितने करीब है और मर्म चिकित्सा के साथ आयुर्वेद किस तरह से सामंजस्य स्थापित कर सकता है, किस तरह से एक बेहतर चिकित्सा पद्धति लोगों को दे सकता है। इस पर हम एक सीरीज करने जा रहे हैं। आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुनील कुमार जोशी हमारे साथ होंगे और वो एक एक चिकित्सा पद्धति के बारे में, एक एक बीमारी के बारे में हमको बताएंगे। बहुत सारी गहरी जानकारियाँ हमको देंगे। आयुर्वेद किस तरह से काम करता है, मर्म चिकित्सा किस तरह से काम करती है और योग का क्या योगदान है। और यदि हम इन तीनों चीज़ों को अपनाएं अपने जीवन में, इससे बेहतर काम यदि चिकित्सा पद्धति हम अपनाएं तो ये एक हमको परमानेंट सॉल्यूशन किसी बीमारी का देगी। साथ ही ये एक बहुत कम खर्चीली चिकित्सा पद्धति होगी और बीमारी का जड़ से इलाज करने में ये पद्धति सक्षम होगी। और इसको यदि हम जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो लोग इससे जागरूक होंगे, ऐसा हमारा मानना है। आयुर्वेद हमारे वेद पुराणों में वर्णित एक चिकित्सा पद्धति है जो प्रकृति के साथ चलती है और उसका इलाज जो है उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन आयुर्वेद को लेकर दुनिया उसके साथ आना चाहती है। पश्चिम पूरा आयुर्वेद के पीछे चलने लगा है। हम कब आयुर्वेद के साथ जाएंगे, कब आयुर्वेद की सुविधाएं लेकर, कब आयुर्वेद को बेहतर तरीके से अपने जीवन में अपनाएंगे। हमारे साथ प्रोफेसर सुनील कुमार जोशी जी हैं, कुलपति आयुर्वेद विश्वविद्यालय उत्तराखंड। हम उनसे जानना चाहते हैं। आगे हम इस पर बहुत कई कड़ियों की एक सीरीज़ लाने वाले हैं। हम पहले इंट्रोडक्शन उनसे जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद में क्या संभावनाएं हैं और मर्म चिकित्सा उसके साथ किस तरह से एडजस्ट करती है। आयुर्वेद विश्व की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धतियों में से एक है। हम लोग जानते हैं कि पूरे विश्व में कई तरह की चिकित्सा पद्धतियाँ प्रचलित हैं और अनेक बहुत पुराने समय से बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियाँ विश्व के विभिन्न भागों में प्रचलित रहीं। लेकिन वर्तमान संदर्भ में देखें तो सिर्फ एलोपैथिक साइंस ही पूरे विश्व में आज प्रचलित है, जबकि उसके सापेक्ष यदि हम देखते हैं किसी अन्य चिकित्सा पद्धति को तो सिर्फ योग और आयुर्वेद जैसी चिकित्सा पद्धति जो कि पूरे भारतवर्ष में और उसके साथ साथ आज पूरे विश्व में प्रचारित हो रही है। और आयुर्वेद को हम ये कह सकते हैं कि जो सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति और सबके लिए स्वास्थ्य की यदि संकल्पना को सिद्ध करना है तो आयुर्वेद और योग जैसी चिकित्सा पद्धतियों पर हमको पुनः ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। आयुर्वेद को हम ये मान के चलते हैं कि जैसे ये कहा गया है कि हजारों साल पुरानी ये चिकित्सा पद्धति है और इसका मूल आधार ये जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, जड़ी बूटी हैं और इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं, सिर्फ इसका मुख्य उद्देश्य चिकित्सा करना ही नहीं, क्योंकि ये एक आयु का विज्ञान है, आयु का दर्शन है, जीवन जीने की कला है और जीवन का विज्ञान है। और इसमें मुख्य रूप से शरीर को हम कैसे स्वस्थ रखें, यदि हम लोग बीमार न पड़ें, तो ये सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है जिसको हम कहते हैं स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण। और दूसरा, यदि कोई व्यक्ति रोगी हो जाता है तो उसकी चिकित्सा कैसे करें, ये भी अपना एक महत्वपूर्ण पक्ष है। जब हम एलोपैथी की बात करते हैं तो इलनेस की बात करते हैं और जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो वेलनेस की बात करते हैं। तो ये एक विशेष अंतर है आयुर्वेद की सोच में और आज की जो एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति उसकी सोच में। आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि व्यक्ति को रोगों से कैसे बचाया जाए और व्यक्ति को कैसे स्वस्थ रखा जाए, ये अपना एक महत्वपूर्ण पक्ष है। यदि हम किसी व्यक्ति को बीमार न होने दें तो उसमें संसाधनों की आवश्यकता कम होती है, थोड़े से कुछ सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है, कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है और कुछ खाने पीने का आपको परहेज कर रखना पड़ता है। और ये अपने में आज सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि हम व्यक्ति को कैसे स्वस्थ रखें। बीमार होने की स्थिति में उसको ठीक करने का जो दूसरा पक्ष है वो आयुर्वेद में अपना एक बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कई तरह से इस आयुर्वेद की इस पक्ष को भी हमारे शास्त्रों में वर्णित किया गया है। और हम ये मानते हैं कि जो अष्टांग आयुर्वेद कहा गया कि 8 अंग वाला आयुर्वेद, जिसमें शल्य चिकित्सा है, शाला की चिकित्सा है, काय चिकित्सा है, भूत विद्या है, अगत तंत्र है और
प्रसूति, स्त्री रोग से लेके बहुत सारी जो रसायनबाजीकरण, ये सारे के सारे तंत्र हैं, वो विभिन्न प्रकार के तंत्रों के लिए, विभिन्न प्रकार के रोगों के लिए, विभिन्न प्रकार के बीमारियों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो एक मान्य चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के माध्यम से हमारे पास है और उसका प्रचार प्रसार आज तेज़ी से पूरे विश्व में हो रहा है। दूसरा पक्ष है मर्म चिकित्सा का। मर्म चिकित्सा हमारे वेद पुराणों में उल्लिखित एक आयुर्वेद की ही सहायक प्रणाली है, जिसमें किसी दवा की आवश्यकता नहीं होती है। केवल हमारे शरीर के कुछ मर्म होते हैं, उन्हें पहचानना पड़ता है। उन मर्मों की पहचान हो जाए तो हम बहुत सारे जो असाध्य रोग बन चुके हैं, जिनके लिए बहुत महंगी दवाई लोग खरीद कर खाते हैं और उसके बाद भी स्वस्थ नहीं हो पाते हैं, उन सारे दुख दर्दों का, उन सारे बीमारियों का इलाज उस मर्म से संभव है। मैं सबसे पहले उसका मर्म का एक पक्ष आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी टीम ने आपके नेतृत्व में मर्म चिकित्सा को पुनर्जीवित करने की कोशिश करी है, क्योंकि मर्म चिकित्सा कोई आज की चिकित्सा नहीं है, वो तो वेद पुराणों में उल्लिखित हजारों साल पुरानी चिकित्सा है। लेकिन वो एक तरह से मर चुकी थी, गायब हो चुकी थी, और उसे आप लोगों ने पुनर्जीवित करने की कोशिश करी है। वो उसके बारे में आपसे जानना चाह रहा हूँ। जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं या चिकित्सा की बात करते हैं तो ये एक सामान्य एक परिभाषा है कि या क्रिया व्याधि हरणी सा चिकित्सा निगद्यते। जो भी एक क्रिया मतलब जो भी एक्शन जिससे हम किसी भी बीमारी किसी को दूर करते हैं वो चिकित्सा कहलाती है। तो मर्म चिकित्सा का यदि हम उल्लेख करें तो मर्म चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें सामान्य रूप से किसी भी औषधि या किसी अन्य तरह की चिकित्सा विधा की आवश्यकता नहीं होती। मनुष्य के शरीर में 107 मर्म स्थान होते हैं और इनका उपयोग हम चिकित्सा के लिए करते हैं। सामान्य रूप से आयुर्वेद में मर्म चिकित्सा का उल्लेख हमारे ग्रंथों में नहीं मिलता और सुश्रुत संहिता में ये लिखा गया कि शरीर के वो महत्वपूर्ण अंग जो प्राण की ऊर्जा का केंद्र होते हैं, और हम लोग ये कहते हैं कि पूंजीकृत प्राण की ऊर्जा का केंद्र होते हैं। मीन्स वहाँ पर जो वाइटलिटी होती है, जो वाइटल एनर्जी होती है, वो एक तरह से कंसंट्रेटेड होती है, वहाँ पे एक मुख्य रूप से वहाँ पे स्थित होती है। उस स्थान पर यदि चोट लगती है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है या बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ये उल्लेख हम महर्षि सुश्रुत के द्वारा सुश्रुत संहिता में लिखा गया। चिकित्सा के रूप में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन जब हम लोगों ने इस पर शोध कार्य प्रारंभ किया और ये 1990 के दशक में जब हम लोगों ने इस पर कार्य करना शुरू किया तो देखा कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। और जब हम इसके इतिहास की बात करते हैं तो जितने भी, क्योंकि ये एक ऐसी सद्य कार्यकारी चिकित्सा पद्धति है कि इसमें यदि हम कुछ गलत करते हैं, यदि इसमें कोई आघात होता है तो इससे बहुत सारे दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए हमारे आचार्यों ने इसको चिकित्सा के रूप में न लिखकर और इसको कर्मकांड के रूप में और हमारी जो दैनिक जो जीवन शैली है उसमें सम्मिलित किया गया था। जैसे कि आप देखते हैं कि जब भी हम लोग कोई भी एक तरह से आध्यात्मिक कार्य करते हैं, धार्मिक कृत्य करते हैं, धार्मिक को हम लोग कोई भी कर्मकांड करते हैं तो उसमें शरीर के विभिन्न हिस्सों को हम लोग स्पर्श करते हैं और उसको मर्म का आच्छादन कहते हैं। और वो मर्म का आच्छादन मंत्र के माध्यम से या जो हम गंगा जल है उसके माध्यम से या विभिन्न प्रकार के लेप जो जिसमें चाहे वो चंदन का लेप है, चाहे उसमें रोली है, चंदन है और बहुत सारी चीज़ें आज्य शेष है, उनका प्रयोग हम शरीर के विभिन्न हिस्सों पर करते हैं और विभिन्न प्रक्रियाएं करते हैं। विभिन्न प्रकार के अंगन्यास और करन्यास की प्रक्रिया हम लोग करते हैं। तो ये विज्ञान उसमें समाहित कर दिया गया था कि प्रतिदिन त्रिकाल संध्या के साथ जाने अनजाने में यदि हम वो प्रक्रिया करते हैं तो अपने मर्मों को प्रेरित कर हम अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। ये एक इसके मूल में एक संदेश हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा दिया गया था। लेकिन जब हम लोगों ने इस पर कार्य करना शुरू किया और देखा कि जो मर्म बिंदु महर्षि सुश्रुत ने बताए और इन पर चोट लगने से एक स्पेसिफिक सेट ऑफ जो सिम्टम्स हैं उन्होंने लिखे हैं कि भाई किसी स्थान विशेष पर चोट लगने से ये लक्षण होंगे। जब ऐसा मरीज किसी ऐसे लक्षण किसी रोग में होते हैं और जब वो रोगी हम लोगों के पास आता है तो हम लोग उस स्पेसिफिक मर्म बिंदु को दबाते हैं तो देखा कि उससे बहुत सारा लाभ मिला। तो जब रिट्रोग्रेड स्टडी हम लोगों ने की और देखा कि भाई इससे बहुत ज़्यादा फायदा है तो एक पूरे विज्ञान हमारे सामने अनावृत हुआ और मर्म चिकित्सा के रूप में हम लोगों ने इसको प्रतिपादित किया और पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में इसके विभिन्न प्रकार की जो सिलेबस हैं इनको विभिन्न विश्वविद्यालयों के माध्यम से, विभिन्न संस्थानों के माध्यम से, विभिन्न NGOs के माध्यम से, विभिन्न NPOs के माध्यम से और विश्वविद्यालयों के माध्यम से हम लोगों ने इसको पढ़ाना शुरू किया और इसके विभिन्न प्रकार के शिविर आयोजित किए। और तो ये लगा कि ये नॉन फार्माकोपियल वे ऑफ हीलिंग के तौर पर ये विश्व की सबसे प्राचीनतम और सबसे उन्नत और सबसे नवीन चिकित्सा पद्धति के रूप में मर्म चिकित्सा आज पूरे विश्व में अपना स्थान बनाती चली जा रही है।
आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति और मर्म चिकित्सा पद्धति, इसका एक दूसरे से रिलेशन कैसे है? क्या इन दोनों को साथ लेकर चिकित्सा की जा सकती है? और बहुत सारे जो असाध्य रोग हैं, क्या उनमें इससे फ़ायदा होता है? देखिए, यदि मैं आपको कहूँ कि जो मर्म चिकित्सा है वो योग और आयुर्वेद के मध्य की कड़ी है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि योग और आयुर्वेद एक ही तरह के विषय हैं, और योग का भी उपयोग हम आयुर्वेद के साथ साथ चिकित्सा में करते हैं। लेकिन हम लोगों के पास कोई एक ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं है कि जब भी हम योग की कोई प्रक्रिया करते हैं, कोई आसन करते हैं, कोई प्राणायाम करते हैं, तो ये शरीर पर कैसे कार्यकारी होती है इसको हम ठीक से बता नहीं सकते। लेकिन जब हम मर्म की संकल्पना का इस पर आरोपण करते हैं, इसको देखते हैं, तो जब भी हम किसी भी योग के पोस्चर को एडॉप्ट करते हैं तो निश्चित रूप से हम किसी न किसी मर्म के माध्यम से ही शरीर की प्राण की ऊर्जा को उत्प्रेरित करते हैं, और उससे अनायास ही हम लोगों को वो लाभ प्राप्त होते हैं जो कि किसी भी चिकित्सा पद्धति के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकते। आयुर्वेद के पक्ष को यदि हम देखें तो आयुर्वेद से मर्म चिकित्सा एकदम मिली हुई है, और आयुर्वेद से जो मर्म चिकित्सा मिली हुई है, हम किसी भी चीज़ को जिस स्थिति में जहाँ पर हम औषधि का प्रयोग नहीं कर सकते, जहाँ पर औषधि की उपलब्धता नहीं है, जहाँ पर किसी औषधि का कंट्राइंडिकेशन है, जहाँ पर कोई औषधि उपलब्ध नहीं होती या बहुत ज़्यादा महंगी उपलब्ध होती है, ऐसी समस्त स्थितियों में बिना औषधि के भी मर्म चिकित्सा के माध्यम से सभी प्रकार के रोगों में एक आश्चर्यजनक रूप से उसका निवारण मर्म चिकित्सा के माध्यम से किया जा सकता है। इसमें एक उदाहरण आपसे लेना चाह रहा हूँ मैं। जैसे मान लीजिए शुगर, जो एक कॉमन बीमारी हो चुकी है, बहुत सारे हमारे देश में तो बहुत सारे लोग उससे ग्रसित हो रहे हैं। अगर एक व्यक्ति शुगर से इतना अधिक पीड़ित हो जाता है कि उसका कोई अंग उससे विकृत होने लगता है, जैसे किडनी मान लीजिए उससे इफेक्टेड हो गई है, किडनी ख़राब हो चुकी है, तो इस तरह के स्थिति में उस व्यक्ति को कैसे आयुर्वेद और मर्म के चिकित्सा पद्धति के मार्फत ठीक किया जा सकता है? देखिए, जो मधुमेह की बात हम लोग करते हैं उसमें हम लोग ये मानते हैं कि जो खून में, रक्त में शर्करा की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको हम रक्तगत शर्करा भी कहते हैं। और ऐसी स्थिति में बहुत सारे, ये नहीं कि एक डायबिटीज़ से सिर्फ एक डायबिटीज़ एक रोग है, एक ये बहुत सारे रोगों को का एक तरह से समूह है और बहुत सारे लक्षणों का समूह है, और शरीर के विभिन्न अंगों पर इसकी विपरीत प्रतिक्रिया होती है, और विभिन्न प्रकार के जो हमारे अंग हैं वो सभी इससे प्रभावित होते हैं और खराब होने लगते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कोई किसी भी व्यक्ति को मधुमेह होता है तो हम इसको सामान्य रूप से कहते हैं कि ये जीवन शैली में होने वाले परिवर्तन की वजह से ये आजकल सामान्य रूप से मधुमेह की या डायबिटीज़ का रोग ये तेज़ी से बढ़ रहा है। और हम लोग ये मानते हैं कि पूरे विश्व में आज हमारा देश जो कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ के नाम से जाना जा रहा है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। हमारे देश में मधुमेह के रोगियों की भी संख्या सबसे ज़्यादा है, और उसके जो दुष्परिणाम हैं, चाहे वो किडनी हो, चाहे लीवर हो, चाहे और ब्रेन हो, आँखों की तकलीफ हो, वो सब के सब मधुमेह के द्वारा सबसे ज़्यादा होती है। तो हम लोग देखते हैं कि ये एक तरह से जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने की वजह से जब भी हम खान पान में या हमारे जो लाइफ स्टाइल है, सोने में, या हमारे को स्ट्रेस की वजह से ये सारी बीमारी होती है, तो हमको सबसे पहले इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। सिर्फ ये नहीं कि हम किसी को बीमारी हो जाए और उसका हम आयुर्वेद के माध्यम से इलाज करें, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। मधुमेह से कैसे बचें, ये अपने में सबसे महत्वपूर्ण है। और आप जानते हैं कि जितने भी शर्करा युक्त पदार्थ होते हैं, जैसे आजकल हम कहते हैं कि चीनी और या मीठे का प्रयोग, ये सामान्य रूप से नहीं करना चाहिए। और हमारे शास्त्रों में लिखा है कि आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधीनी ग्राम्योदकानूप रसा पयांसी नवान्न पानम गुड़वै कृतम च प्रमेय हेतु कफ कृष्ट सर्वम। प्रमेय के जो लक्षण है, प्रमेय में का एक भाग मधुमेह भी है। उसमें हम कहते हैं कि जो हम आस्या सुखम मीन्स हम लोग यदि सेडेंट्री लाइफ जीते हैं, हम काम नहीं करते, मेहनत नहीं करते और लेटे रहते हैं, बहुत सारा आराम का जीवन जीते हैं, तो उसमें मधुमेह की संभावना ज़्यादा होती है। इसी ढंग से जितने भी हम नए अन्न खाते हैं, जैसे नया गेहूँ है, नया धान है, और नए अन्न का प्रयोग करते हैं तो उससे बीमारी होती है। दही जैसी चीज़ें खाते हैं और गुड़ और मीठे के से बने हुए पदार्थ जब भी हम लोग खाते हैं तो निश्चित रूप से मधुमेह या प्रमेह होने की संभावना होती है। तो ऐसी स्थिति में एक तो हमें व्यायाम की अधिकता हमारे पूरे जीवन में होनी चाहिए। हम पूरा व्यायाम करें, घूमें फिरें, और जितने भी कार्य हम लोग कर सकते हैं
उनको अपने हाथ से करना चाहिए, जिससे कि अधिक से अधिक हमारे शरीर का व्यायाम हो सके। तो व्यायाम अपने में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा योग और प्राणायाम जैसी विधाओं का नियमित अभ्यास भी ये इन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को होने से रोकता है। इसी ढंग से जैसे आहार के साथ साथ विहार। अब आप विहार का मतलब क्या होता है कि हमारा रहन सहन कैसा है और कैसे हम रहते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, तो निश्चित रूप से वो हमारे बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और भी हृदय संबंधी बीमारियों को भी पैदा करते हैं। इसके अतिरिक्त जो खाना है उसमें जितने भी हमारे जो केमिकल युक्त पदार्थ हैं, ये जो बाहर के पदार्थ हैं, जिसमें एक तरह से कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस प्रिजर्वेटिव के तौर पे मिले या अशुद्ध खाना है या जिसमें कोई नकली भोजन है, उन सभी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और हमें ताज़ी फलों का इस्तेमाल, ताज़ी सब्जियों का इस्तेमाल और शुद्ध जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, फूड मटेरियल है, उनका इस्तेमाल करना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, जो कुछ औषधियाँ हैं जिनका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, जो जड़ी बूटियाँ हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सामान्य रूप से कहा जाता है कि ये मधुर रस के अधिक सेवन से होने वाली बीमारी है। इसलिए इसके विरुद्ध जो कटु तिक्त कषाय रस के जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे करेला है, चाहे नीम है, चाहे जामुन है और बहुत ऐसी सारी चीज़ें, जिसको जीरा है, धनिया है, और ये सारी चीज़ें जो कटु तिक्त कषाय रस प्रधान होती हैं, इनका सेवन मधुमेह से हमें निश्चित रूप से बचाता है। और इसके अतिरिक्त बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं जिनका उपयोग हम लोग इसमें कर सकते हैं। ये बसंत कुसुमाकर रस मुख्य रूप से इसमें इस्तेमाल होता है, चंद्रप्रभा वटी का इसमें इस्तेमाल करते हैं, नीम करेले का जो उपयोग है, इनके चूर्णों का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारी ऐसे योग हैं जिनका इस्तेमाल हम मधुमेह की चिकित्सा में भी कर सकते हैं और जो आपने जैसे कहा कि जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनको हम रोक भी सकते हैं और उनकी चिकित्सा इसके माध्यम से की भी जा सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि विभिन्न प्रकार के योग के आसन और प्राणायाम ये भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को रोकने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिसमें हम लोग कहते हैं कि जो आसन और प्राणायाम का यदि नियमित अभ्यास किया जाता है तो मधुमेह जैसी बीमारियों को रोका भी जा सकता है और उसको ठीक भी किया जा सकता है। ये अपने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मर्म चिकित्सा का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है कि यदि हम कुछ मर्म स्थान जो विशेष रूप से हमारे अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी में होते हैं, उनको यदि हम स्टिमुलेट करते हैं या उसका उत्प्रेरण करते हैं तो मधुमेह जैसी बीमारियों को भी हम आसानी से ठीक कर सकते हैं। इसमें इंद्रवस्ती मर्म और कूरपर मर्म का अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एक तरह से उद्विग्नता है, टेंशन है, तो उसमें तल हृदय मर्म का भी उपयोग किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि मर्म चिकित्सा, योग और आयुर्वेद के समन्वय से जो हमारे सामने डायबिटीज़ की विभीषिका है उसको रोका जा सकता है और अपने पूरे देश को डायबिटीज़ मुक्त किया जा सकता है।